My name Dr. Haren Verma, Assistant Professor, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow। आज हम लोग BMTC 132 कोर्स जिसे अवकल समीकरण, कोर्स का नाम अवकल समीकरण, इसके तहत यूनिट खंड 3 जिसे यूनिट 3 और खंड 3 में उच्चतर कोटि अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय और उच्चतर कोटि अवकल समीकरण, द्वितीय दैट इज d2i/dx स्क्वायर टाइप्स की, और उच्च या उससे ज़्यादा कोटि के अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण के बारे में पढ़ना दैट इज उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, किस प्रकार की अवकल समीकरण होती हैं द्वितीय और उच्चतर कोटि की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली इसमें इकाई नंबर 10 की बात करें तो इसमें है उच्चतर कोटि रैखिक अवकल समीकरण। तो उच्चतर कोटि मतलब अभी हम द्वितीय की बात कर रहे थे, हमारी जो यूनिट है खंड 3 है उसमें है द्वितीय कोटि या उच्चतर कोटि के अवकल का समीकरणों का हल। ठीक, तो हम सबसे पहले उच्चतर कोटि रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं ये जानते हैं। पहले हमें उसके समीकरण जानना है, उसके बाद उसके हम हल की बात करेंगे। तो यूनिट 10 में हमारे पास है उच्चतर कोटि रैखिक अवकल समीकरण। तो जब रैखिक अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे लिखा है कि फलन y1 y2 yn किसी अंतराल में रैखिकतः डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होने का मतलब है एक जो सॉल्यूशन है वो दूसरे पर निर्भर करता है। अगर एक सॉल्यूशन दूसरे पर निर्भर करता है तो जैसे लिखा है कि y1 इज इक्वल टू y1 प्लस c1 y1 प्लस c2 y2 और c3 डैश डैश cn yn इक्वल टू 0। अगर ये आपस में निर्भर करेंगे तो c1 और c2 सभी शून्य नहीं होंगे। जितने हमारे c1 c2 हमारे अचर हैं जिन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे, ये सारे के सारे शून्य नहीं होंगे। अगर निर्भर करेंगे c1 जो y फंक्शन हमारे आपस में डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन भी जब हमारी किसी फंक्शन का जो हमारे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का सोल्यूशन देखते हैं तो सोल्यूशन कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हम पढ़ते हैं। तो उसे हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो हमारे फलन हैं y1 y2 y3, क्या हम कहें कि हमारे अवकल समीकरण के जो सोल्यूशंस होंगे वो किसी इंटरवल में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर C1 हम सॉल्यूशंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें इक्वल टू 0 तो वो सारे के सारे कांस्टेंट 0 होने चाहिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में फलनों का एक समुच्चय किसी अंतराल पर रैखिकता स्वतंत्र होता है यदि उस अंतराल में के प्रत्येक x के लिए c1 y1 x c2 y2 x cn yn x इक्वल टू 0 संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं केवल c1 c2 c इक्वल टू 0। तो अगर हम एक लाइन में बात करें दोनों में अंतर क्या होता है कि स्वतंत्र रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र। अगर स्वतंत्र होंगे तो जो भी फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को हम अचर से मल्टीप्लाई या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जब 0 के बराबर करेंगे तो सारे कांस्टेंट हमारे 0 होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट में। जब लीनियरली डिपेंडेंट की बात करेंगे, जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो कांस्टेंट की सारे के सारे कांस्टेंट 0 नहीं होंगे। ठीक, अब इसके बारे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, जांच कीजिए कि अंतराल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 पर फलन cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स रैखिकतः परतंत्र स्वतंत्र है या परतंत्र। स्वतंत्र दैट इज की लीनियरली इंडिपेंडेंट, परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, जितने भी हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं इनमें हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करेंगे। हमने लिखा c1 cos स्क्वायर एक्स, c2 साइन स्क्वायर एक्स, c3 सेक स्क्वायर एक्स और c4 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब जब हमने tan स्क्वायर एक्स ले लिया तो इसको 0 करने के लिए हमारे पास एक ये तरीका है कि हम c1 और c2 को 1 ले लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस। c1 c2 को हम 1 कर लें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही अगर हमने क्या कहा कि c3 की वैल्यू -1 ले लें और c4 की वैल्यू 1 ले लें तो आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है -1, और -1 हमारे पास हो गया 0, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जिस सारे कांस्टेंट हैं हमारे 0 नहीं हो रहे हैं। अगर सारे कांस्टेंट 0 नहीं होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रैखिकता परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अंतराल जो हमारे पास दिया है -π/2 x इज लेस देन π/2 को उसके लिए संतुष्ट होता है। इस प्रकार फलन रैखिकता परतंत्र है। अब ये बोला गया है कि यहाँ पे एक प्रमेय हमको पढ़नी है जिसे हम रॉन्क्स्कियन बोलते हैं। रॉन्क्स्कियन, ये जो w y1 y2 yn दिया हुआ है ये हमारा रॉन्क्स्कियन है।
तो रॉन्स्कियन के लिए सबसे पहले बात होती है कि अगर हमारे पास कोई n फलन है, n, ठीक, किसी अंतराल ओपन इंटरवल में किसी n फलन है और उनका n-1 कोटि के अवकलज एग्जिस्ट करते हैं, जो भी फलन है उसको n-1 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास फलन y1 y2 yn है, तो जो पहली हमारी रो है उसमें y1 y2 yn फलन एज इट इज रखते हैं, उसका पहला डेरिवेटिव लिखते हैं। अब ये हमारी पहला जो हमारी रो है y1 y2 yn लिखते हैं, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट, दो बार, n-1 बार डिफरेंशिएट करते हैं। जितने हमारे पास फलन होते हैं उससे एक कम बार पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है इस तरह से, जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और इसका डिटर्मिनेंट हमको देखना होगा कि रैखिक परतंत्र है या स्वतंत्र है, इक्वल टू 0 है या नहीं है, ठीक। अंतराल में एक भी बिंदु पर शून्यतर है तो फलन रैखिक स्वतंत्र है, ठीक। अब एन कोड की आईवीपी मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है हम जब किसी भी प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं तो वो किसी अंतराल में पढ़ी जाती हैं। अंतराल के कुछ, अंतराल का मतलब है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। ओपन इंटरवल तो इंटरवल का जो भी पहला इनिशियल पॉइंट होगा उस पर सारी कंडीशंस पढ़ी जाती हैं, उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a0x प्लस वाई एन प्लस a1x वाई एन माइनस वन डैश डैश an-1x dy बाई dx, मतलब कि ये y1 लिखा हुआ है, और an(x) y इज इक्वल टू bx। ओके, तो यहाँ पे n कोटि की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले जो ये n है ये कोटि को प्रदर्शित करती है, तो a0x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a0x 0 हो गया तो y की पावर n की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर a1 हमारा बचेगा। इसलिए सबसे पहली कंडीशन a0x नॉट इक्वल टू 0 पर विचार करें तो यहाँ x0 किसी अंतराल i के कोई बिंदु है, तो y1 y2 y2 वास्तविक संख्याएं हैं। अब a0 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंतराल के प्रत्येक x के लिए 0 नहीं होना चाहिए, तो yx का अस्तित्व होगा और अद्वितीय होगा। अगर हमने कहा कि ये हमारा 0 ना हो क्योंकि हम n कोट की, हमारा फोकस है जो वो n कोट की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे है, तो a0 हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होगा तभी ये हमारी n कोड की डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब हम इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के व्यापक हल की बात करें तो यही हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था a0x a1x और an-1x an(x), और तो ये जो हमारे a0 a1 और an(x) लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे चर, ये हमारे x के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस पढ़नी होंगी कि अगर ये जो हमने a0x a1x an-1x और an(x) लिया है, ये अगर हमारे कांस्टेंट्स हों तब हम कैसे हल निकालेंगे इसका। अगर ये कांस्टेंट्स ना, मतलब अचर हैं और चर हैं, अगर हम अचर पे हम इसकी पहले बात करेंगे फिर हम चर पे बात करेंगे। हम जब अभी इस यूनिट में पहले जब हम कहेंगे कि जो ये a0x a1x an-1 और an(x) ये सारे के सारे अचर हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, तब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, और जब ये चर होंगे तब सोल्यूशन कैसा होगा। अब इसके बाद दूसरी बात है कि इसी व्यापक अवकल समीकरण, ये हमारी लिखी हुई है व्यापक रैखिक अवकल समीकरण, अगर bx जो कि हमारा इक्वल टू के राइट साइड में है ये इक्वल टू 0 हो जाए, ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, जिसे हम समघात इक्वेशन कहते हैं। बट अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हम इसे असमघात रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। तो bx इक्वल टू 0 का सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम सोल्यूशन को सिर्फ इस जो हमारे पास लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको इक्वल टू 0 करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसका सोल्यूशन पढ़ सकते हैं। बट अगर bx हमारा 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें पी निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे a0x a1 और b हमारे अंतराल बोला गया है अल्फा और बीटा, ये इंटरवल बता दिया गया है कि x जो है वो अल्फा बीटा में लाई करता है और कंटिन्यूअस है, सतत है, कंटिन्यूअस है। और अभी हमने बात की थी कि n कोट की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए a0x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी यहाँ कह दिया नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो n कोटि का अवकल समीकरण है। चर गुणांकों वाला nv कोटि का एक रैखिक अवकल समीकरण, हाँ, क्योंकि x लगा हुआ है तो ये चर गुणांक का है। अचर गुणांक के लिए ये सारे x पे नहीं सिर्फ कांस्टेंट होंगे, a1 अचर होंगे तो अचर कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होगा। अब देखिए bx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो ये हमारी समघात या होमोजेनियस रैखिक इक्वेशन है। अगर bx नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम असमघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक। तो अभी हम बात करेंगे समघात पे, ठीक। अब जैसे यहाँ लिखा है कि रैखिक अवकल समीकरण के हल, अब यहाँ पे हमको हल देखने हैं।
y1 y2 yn अंतराल i पर समघात रैखिक nv कोटि के अवकल समीकरण 4 के हलों का एक मूलभूत समुच्चय बनाते हैं। मतलब ये कि ये हमारे जो y1 y2 yn है ये किसी रैखिक समघात, समघात मतलब bx इक्वल टू जीरो, समघात दैट इज bx इक्वल टू जीरो। पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर bx इक्वल टू जीरो तो समघात बोलेंगे, जिससे हम होमोजीनियस भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर ये bs हमारा समघात रैखिक n कोटि के अवकल समीकरण के हल हैं, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, व्यापक हल या पूर्ण समाकल। व्यापक हल होगा उस केस में c1 y1 c2 y2 cn yn, ये हमारा व्यापक हल हो जाएगा अगर समघात है। बट अगर असमघात है तो ये हमारा व्यापक हल नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये bx इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश माइनस y1 वाई डैश माइनस 12y इक्वल टू जीरो, ये हमारा किस इंटरवल में है, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में है। और कहा इसके दो हल हैं, ठीक, y1 और y2, इसके दो हल हैं तो इसको संतुष्ट करने चाहिए। अगर ये दो हल हैं तो इसके संतुष्ट करने चाहिए। दूसरा ये है कि इन दोनों हलों का अगर हम रॉन्स्कियन निकालें तो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब कि हम नॉन सिंगुलर होना चाहिए एक तरीके से। अगर हम इसका देखें तो रॉन्स्कियन हम निकालते हैं तो W4x, अभी रॉन्स्कियन बताया था कि रॉन्स्कियन के लिए क्या था कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन हो, जब से ये दो सोल्यूशन है तो हम इसको एक बार सारे के सारे डिफरेंशिएट हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, 4e⁻x आ गया, e⁻−3x का एक बार डिफरेंशिएट -3e⁻3x है। इसका डिटरमिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अतः ये इसका सोल्यूशन है। और इसको हम व्यापक हल में ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू c1e⁻4x प्लस c2e⁻−3x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दिखाइए कि यदि y1 एक्स स्क्वायर और y2 एक्स स्क्वायर ln x अंतराल 0, इनफाइनाइट में, अब देखो अंतराल भी दो सोल्यूशन दिए गए हैं। अंतराल में बताया गया है कि इस अंतराल में समीकरण के दो हल हैं। क्लियर, पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, हमारे पास इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट में। समीकरण है एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू जीरो होने से ये क्या हो गया, ये हमारी समघात अवकल समीकरण हो गई। और दूसरा क्या है, ये हमारी अचर पे निर्भर करती है, एक्स क्यूब आ रहा है, अगर ये कांस्टेंट होते तो चर पे निर्भर करती है। कि दो हल हैं स्वैच्छिक चरों c1 और c2 के लिए। अब इन्होंने कहा है कि y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर c2 एक्स स्क्वायर ln x भी इस अंतराल का, इस समीकरण का हल होगा। मतलब देखो ये हमारी तृतीय कोटि की अवकल समीकरण है, हमारे पास सोल्यूशन दो दिए हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ये दो सोल्यूशन इसके हैं तो ये, और c1 c2 कांस्टेंट है, तो ये भी इस अंतराल का एक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो ये हमको ही पता है कि अगर कोई किसी चीज का सोल्यूशन होता है, कोई वैल्यू किसी इक्वेशन की डिफरेंशियल हो या फिर ऐसे इक्वेशन हो, अलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव पे है तृतीय कोटि का, तो इसको हम पहले 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन है, हमें दिखाना है, तो हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और सारी वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर c2 एक्स स्क्वायर ln x के समीकरण का एक हल है, तो उसे अवश्य संतुष्ट करेगा। बिल्कुल, संतुष्ट करने के लिए इसको हम एक फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए, ये वैल्यू मिली, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये वैल्यू, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं डिफरेंशिएट करना तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा हम पहले ही बता चुके हैं, सारे फार्मूले। एक्स स्क्वायर का तो सिंपल 2x हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ln x का करेंगे है तो हम u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये u और v से लगा, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट है। तो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। तो इस समीकरण में रखने पर अगर हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 0 मिल जाता है, दैट इज कि ये हमारा इसका सोल्यूशन है। सारी वैल्यू जो पुट की गई तो हमें लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 के मिल गया, दैट इज हमारा ये इसको संतुष्ट कर रहा है, समीकरण का हल है। ठीक, अब अगली इक्वेशन पे आते हैं। अब देखिए अचर गुणांक वाले रैखिक समघात रैखिक समीकरण, तो मैं बार बार समघात पे बात कर रहा हूँ। जब भी हमारी जो हमने व्यापक समीकरण बताया था उसमें कहा था bx हमारा 0 हो तो उसे हम समघात रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में 0 है, इसलिए समघात रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पे d2y/dx है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। और इन जो हमारे डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट लगे हुए हैं, इसलिए अचर गुणांक वाली है। तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम एक सहायक समीकरण लिखते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हम dy/dx को m से रिप्लेस कर देते हैं और d2y/dx को
स्क्वायर को एम स्क्वायर से, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट के बाद हमने जो हमारी इक्वेशन बनी इसको हम फैक्टर करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसे क्या किया, जो सॉल्व किया तो 2m-3 और m+4 इक्वल टू 0 मिल रहा है। m की अलग अलग वैल्यू निकाली तो m की वैल्यू 3/2 और m की वैल्यू -4। इसका मतलब ये हो गया जो भी हमने डिफरेंशियल अचर गुणांक वाले समघात समीकरण का जो हमने की सहायक समीकरण बनाई उससे हमें 2 रूट मिले, ठीक, जो कि वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। जब वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो इनका हम हल संपूर्ण व्यापक हल लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापक हल के लिए अगर हमारे पास bx 0 है तो जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्यूशन निकालते हैं वो हमारा व्यापक हल होता है। अगर ये bx नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये व्यापक हल नहीं होगा। तो अब इसको हमने लिख दिया, क्योंकि ये रूट है, दो हमारे पास वैल्यू मिली m की, तो इसको लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू c1 जो हमारी वैल्यू हो e की पावर अल्फा x प्लस c2 e की पावर बीटा x, क्योंकि अलग अलग है वास्तविक है तो इसको हमने ऐसे लिखा, इसका सोल्यूशन हो गया। अगली इक्वेशन थोड़ा फोर्थ कोट की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी लेकिन सारे के सारे अचर हैं। देखिए 10, 35, 50 और 24 अचर हैं और bx 0 है तो समघात समीकरण है। तो सेम पहले के जैसे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, dy बाई y को 1, dy बाई dx को m, d2y बाई dx को m स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब को m क्यूब और d4y बाई dx की पावर 4 को m4 ले लेंगे। हमने पूरा सॉल्व किया, m की वैल्यू अलग अलग वास्तविक और भिन्न मिली, 1, 2, 3, 4 मिली। अब देखिए जैसे हमने पिछला क्या बताया था, सब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, e की पावर में चले जाएंगे। e की पावर 1 था तो x हो गया, e की पावर 2x हो गया, e की पावर 3x और e की पावर 4x, सबको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। c1, c2, c3, c4, यहाँ पे ये 4 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 4 आएगा c4x, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे जो अभी हमने सॉल्यूशन पढ़े उसको लिखने का तरीका लिखा है, एनवी कोट के रैखिक अवकल समीकरण, एनवी कोट के रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांक। अभी तो हम जो पिछले क्वेश्चन हमने किए वो अचर गुणांक पे ही किए हैं। ये हमारा इसकी वैल्यू 1 है, a1, a2, an-1, ये सारे के सारे अचर गुणांक है। इसके n मूल होंगे। अब अचर गुणांक है तो इस इक्वेशन को हम सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे तो हमको इसकी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अब n कोटि के हैं तो n वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, n वैल्यू मिल गई, m1, m2, mn है। तो अब इसका हम हल के लिए जाएंगे तो मूल वास्तविक और भिन्न होने पर y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, अगर भिन्न भिन्न है तो ये सोल्यूशन आएगा। मूल वास्तविक और पुनरावृत्ति हो रही है, अगर इन मूलों की पुनरावृत्ति हो रही है जैसे m1 m2 डैश डैश इक्वल टू mr होने पर तो y इज इक्वल टू c1 c2x प्लस c3, ये हमने सोल्यूशन। अब देखिए अगर ये मूल इक्वल हो रहे हैं तो क्या होता है कि जो भी कॉमन वैल्यू होती, 5 मूल या 3 मूल इक्वल हैं तो e की पावर उस वैल्यू को रखते हैं, और जितनी बार आता है जिसको देखो एक बार c1 c2x cr cr-1 कर दिया, बाकी के मूल ऐसे ही। और दूसरा क्या है कि अगर मूल एक हमारा सम्मिश्र संख्या हो, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पेयर में लिखे जाते हैं, e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, इसको भी हम e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा में ही लिखेंगे, बट जब हम उसको खोलेंगे तो आएगा e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। ये हमारा रैखिक एन कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को अचर से सॉल्व करने का तरीका है। अब यूनिट नंबर हम आएंगे, यूनिट नंबर 11, जिसमें अनिर्धारित गुणांक विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सीधे हम प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अनिर्धारित गुणांक विधि से मतलब असमघात पद, पिछले हम चैप्टर में हमने bx को 0 पे पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर bx हमारा 0 नहीं होता है उस केस में हम जो bx 0 नहीं होगा तो हमने जो अभी तक सोल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकाल रहे थे सहायक से, वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा, हमें और भी आगे bx के लिए सोल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। तो उसी सोल्यूशन को पढ़ने की हमें विधि बताई गई है। अब इसमें कुछ तरीके उन्होंने कहा है कि अगर असमघात पद पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिए हों, देख लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर bx हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हो तो जितने भी हमारे जैसे बी नॉट b1 इसको हम कैपिटल A नॉट a1 b1 से रिप्लेस कर दें और x की पावर r से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट का जो हायर डिग्री का हो, जैसे a की पावर k है तो वहां से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए a नॉट x की पावर k, a1 x की पावर k-1, a के x r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। e की पावर अल्फा x का भी यही हाल है, अगर e की पावर अल्फा x आ जाए तो x की पावर r a की पावर अल्फा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन बीटा x कॉस बीटा x आए तो x की पावर r a साइन बीटा x कॉस बीटा x से कर दीजिए। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। bx, ये हमें खासकर bx की जब हमारी वैल्यू दी होगी उस केस में हम ypx निकालना। अब इसकी हमें ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को ही हम रख के, अब इसको अगर हमने कह दिया कि जांच, अगर ये
हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सपोज करेंगे लेट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जिसे हम y1 डैश y2 डैश y3 डैश करते थे वैसे ही करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, इस पे हम देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस लगभग सारे मेथड पे करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें अनिर्धारित गुणांक विधि से अवकल समीकरण को हल करना है। अब ये देखिए d की पावर 4, अब ये देखिए अचर गुणांक के हैं, ये लेफ्ट साइड में हमारे जितने भी गुणांक हैं सब अचर लगे हुए हैं, तो अचर से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला के हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन हमसे विशेष समाकल ज्ञात करने को बोला गया है। विशेष समाकल मतलब इसका हल ज्ञात करने को इसमें बोला गया है, हमें इस कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बोला गया है। कंप्लीट सोल्यूशन बोलने पर हमें इसका भी हल निकालेंगे और इसका दोनों को ऐड करेंगे, तब हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पे गुणांक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, और वो भी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हमको एज्यूम करनी पड़ेगी। उसमें बोला गया, देखिए 3 डिग्री की पॉलिनोमियल में हमने एज्यूम किया ax³ bx² cx + d, 3 डिग्री की थी, एज्यूम कर लिया ypx। अगर अभी ये ypx इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसको 4 बार डिफरेंशिएट करो। हमें एक तो y चाहिए थे, y dy और d2y/dy की पावर 4 चाहिए, तो इसको हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे और सारी वैल्यू उठा के हम रखेंगे। फिर अब x की पावर x³ और x के गुणांक और 1 से सारा कंपेयर करेंगे। हमने x³ के गुणांक को किया तो a की वैल्यू 1 मिल गई, x² से किया तो b + 3a = 0 मिल गई, x के गुणांक से किया तो हमें ये मिला, और x नॉट तो ये। अब इस तरह से इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालेंगे। जब ABCD की वैल्यू निकाल के हमने जिसे yp माना था उसमें रख देंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा इसका विशेष समाकल हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये विशेष समाकल है पर कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो ये थी इससे भी पढ़ना पड़ेगा, जो ये हमें इसके भी रूट हमको निकालने पड़ेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। विशेष समाकल हम इसका नहीं पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा अगला सवाल। यहाँ पे e की पावर 3x के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे व्यापक हल बोला गया है। व्यापक हल का मतलब ये हो गया कि पहले हम ऑक्सिलरी सहायक समीकरण का हल पढ़ें, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। फिर हम जब विशेष हल में जाएंगे, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा व्यापक हल मिलेगा। तो देखिए ये ऐसे केस में क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने कहा कि yp = a e की पावर x हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि e की पावर x में दिया हुआ है, तो a e की पावर x अगर सोल्यूशन है तो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार और सब कहीं पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। जब हमने पूरा किया तो हमें मिला कुछ इस टाइप से। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 1/2, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। अब हमारा देखिए अवकल समीकरण व्यापक हल होता है CF + PI। हमने PI निकाला और हो गया। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने कहा, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि yp को हम a e की पावर x मान लेंगे। मानते ही हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें a e की पावर x ही मिलेगा। 1 टाइम करेंगे तब भी a e की पावर x मिलेगा, और ये e की पावर ex मिलेगा। टोटल ऐड करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिला वो हमारा व्यापक सोल्यूशन होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। अभी हमारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस पे चले गए। अब पहले तो इसमें इन्होंने कहा इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब है आदिमान समस्या को हल करिए। ये हमारी इन्होंने कुछ कंडीशंस भी दे दी। कंडीशन होने का मतलब है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। देखिए 0 पे वैल्यू दोनों दी हुई हैं, y 0 पे 1, y डैश 0 पे 0। तो सबसे पहले हम यहाँ कांस्टेंट भी वैल्यू हमको मिल सकती है। हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण निकालेंगे, उसका हल निकाला, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिला। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब a अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिलता था तो e की पावर अल्फा x प्लस a की पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x होता था। यहाँ बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है। हमने उसी को यहाँ पे फॉलो किया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब हमको बात करनी है इस पे, किस पे, bx पे, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जिसकी वैल्यू 2 cos x है। तो उसके लिए क्या था, जब हमने अभी सबसे पहले यूनिट स्टार्ट की तब बताया था कि उस केस के लिए हमें a sin x प्लस b cos x इंटू एक्स मान लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन ypx इज इक्वल टू x a sin x प्लस b cos x हमने एज्यूम किया। अगर ये हमने सोल्यूशन एज्यूम किया है कि ये इसका सोल्यूशन है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं क्या आता है।
हमने जब इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो हमें कुछ इस टाइप से इक्वेशन मिली, जहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू देखिए डिफरेंशिएट करके रखने के बाद हम sin x और cos x को कंपेयर करेंगे। sin x और cos x को जैसे ही कंपेयर, तो दोनों साइड sin और cos आ रहे हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को हमने जो इनिशियल अपनी वैल्यू मान रखी है ये वाली, इसमें a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। a और b की वैल्यू पुट करने पे हमें ypx मिल गया। अब ypx तो मिल गया, तो इस ypx मिलने से हमें व्यापक हल भी मिल जाएगा, CF प्लस पीआई व्यापक हल मिल गया। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होने की वजह से हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y 0 पे 1 होता है तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे पूरे व्यापक समीकरण में, फिर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 0 रखेंगे और वहां से हम C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पहले 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की 0, 0, 0, तो C1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1। C1 की वैल्यू 1 मिल गई। हमने कहा कि अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का cos, cos का साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। पूरा होने के बाद C2 की वैल्यू हमें 0 मिली। अब ये हमें मिल गया, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, ऐसी अगली इक्वेशन भी है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी हम पहले सबसे इन्होंने हल करने को बोला है, ये हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हल कीजिए, हल करने का मतलब ये हो गया कि हमारी ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसे हमें हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने रूट निकाला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे m की वैल्यू -1 रियल है बट रिपीट कर रही वैल्यू, तो रिपीट करने के केस में e की पावर -x ही रहेगा, एक ही, बट ये वैल्यू हमारी अलग होंगी। C1 प्लस एक्स C2 प्लस सी एक्स स्क्वायर C3 e की पावर -x, ये हमारा CF हो गया। क्लियर, m इज इक्वल टू -1 वैल्यू अगर रिपीट, अगर ये 2 टाइम रिपीट करती तो हम लिखते C1 x C2 e की पावर -x। अगर ये 5 टाइम रिपीट करती तो हम इसको इसी तरह से C1 प्लस एक्स C2 प्लस C2 x क्यूब प्लस C3 x4 प्लस C4 x5 सॉरी x4 C5 e की पावर -x, इस टाइप से लिखते हैं रिपीटिशन के केस में। ठीक, अभी हमें CF तो मिल गया, अब हमें बात करनी है किस पे, ये हमें बात करनी है पीआई निकालने पर। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, तो हमें इसका सॉल्यूशन हमने अब सबसे पहले ही यूनिट के स्टार्ट में बता चुके हैं इसके बारे में भी। इसमें भी हम वही करेंगे कि एक्स क्यूब ई की पावर एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स से मल्टी, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है ही है हमारा, तो हम पॉलिनोमियल से मल्टी ई की पावर एक्स एक्स क्यूब पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बार आया हुआ है इसलिए स्क्वायर में था, इसलिए देखिए यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर बन रहा था सोल्यूशन। स्क्वायर बनने का मतलब पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो हम भी इसे सेकंड ऑर्डर में बनाएंगे, एज्यूम करेंगे। फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को हम फिर से वही चीज, अगर इसका सोल्यूशन है सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंशिएट करेंगे, रखेंगे, फिर जो चीज दोनों साइड कॉमन हो रही है उसी गुणांक को कॉमन ले लेंगे, ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। सिंपल एक ही तरीका है, बस हमको सिर्फ और सिर्फ वाईपी सोल्यूशन पढ़ने के तरीके पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ही हमने बता रखे हैं। अब यहाँ पे 3 अलग-अलग तरीके, तीनों फंक्शन हो गए हैं। देखिए पॉलिनोमियल भी आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल भी कंबाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले तो अचर गुणांक वाले समीकरण जो लेफ्ट साइड में है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसका सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। अब देखिए पहले 2 रूट तो रिपीट कर रहे हैं। e की पावर 0x की वैल्यू 1 होती है, तो C1 प्लस C2x हो गया, ब्रैकेट e की पावर 0 वेल हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं -1 प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, तो इसे हम e की पावर माइनस अल्फा एक्स करेंगे, ये हो गया -1x प्लस C3, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। अब हमको पीआई पढ़ना है। पीआई पढ़ने में इन्होंने कहा है कि असमघात है, हमको पता है क्योंकि ये 0 होता तो समघात होता, अब ये 0 नहीं है तो असमघात है। अब e की पावर x sin x इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे करेंगे 3a, अब यहाँ पे 3e की पावर x है तो a e की पावर x लिख लेते हैं। अब ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसे हम bx प्लस c e की पावर x लिख देते हैं। यहाँ पे है sin x का फंक्शन है तो इसे हम d cos x e की पावर sin x कर देंगे। अब इस सोल्यूशन को इसमें रख के सेटिस्फाई करेंगे। अगर फिर हमें e की पावर x, x e की पावर x और e की पावर -x sin x से कंपेयर करेंगे, हमें a b c d की वैल्यू मिल जाएंगी, वो वैल्यू हम रखेंगे और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण के लिए जांच हल एक उपयुक्त रूप लिखिए। अब इसका जांच हल का उपयुक्त रूप लिखिए, तो उपयुक्त रूप तो हमारे पास ये हो गया। अब हमको अगर आगे जांच करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके इसमें रखें, हमें सोल्यूशन मिलेगा। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, अवकल समीकरण के लिए जांच हल का उपयुक्त रूप लिखिए। उपयुक्त रूप लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, हमने बना ली, उसका सोल्यूशन निकाला, CF मिल गया हमें। CF मिलने के बाद देखिए यहाँ पे भी अब ये ध्यान देने वाला है,
कि यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स में रिपीटेड रूट मिल रहे हैं, प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई। अब देखिए प्लस माइनस आई तो एक रूट हो गया, एक मतलब कॉम्प्लेक्स में तो एक के साथ एक फ्री होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसका, अरे अल्फा प्लस आई बीटा के साथ अल्फा माइनस आई बीटा होता है, वैसे ही यहाँ पे प्लस आई माइनस आई प्लस आई, अभी वे रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, सी वन एक्स ई की पावर सी वन एक्स सी एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू कॉस एक्स प्लस सी थ्री एक्स सी फोर साइन एक्स, ये हमारा हो गया जांच हल का, ये सी एफ मिल गया। अब इसके बाद अगर हमको ये पढ़ना है तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे चूंकि x मल्टीप्लाई में है तो x तो हमारा सिंगल डिग्री उसका है, तो ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स, एक्स स्क्वायर से हमने कर दिया, और इस वैल्यू को हम रख के इक्वेशन जो हमारे प्रॉब्लम है रखेंगे, हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगली यूनिट है हमारी चर गुणांक वाले अवकल समीकरण। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे चर गुणांक वाले अवकल समीकरण के बारे में। तो इसमें हमें दो विधियों पे बात करनी है, एक तो हमारी होगी प्राचल विचरण विधि और दूसरी होगी हमारी कोटि लघु करण विधि। ठीक है, कोटि लघु करण विधि, और फिर तीसरे में आइलर समीकरण को हल करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचल वितरण पे चलते हैं। तो प्राचल विधि से सीधे क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। इसमें कहा गया है कि अगर किसी अंतराल आई पर ए नॉट ए वन ए वन ए टू और बी चर के सतत फलन है, सतत मतलब कंटिन्यूअस फलन है, तो इसका सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, ए नॉट एक्स हमारा चर है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ए वन और ए टू भी चर है, और बी एक्स हमारा जो इक्वल टू होता तो ये हमारा होता समघात, इक्वल टू नहीं है तो असमघात है। तो असमघात को हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन वाईपी पढ़ना है। वाईपी क्या है, तरीका उन्होंने बताया है कि वाईपी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इसके दो सोल्यूशन पता हो। सोल्यूशन कैसे, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें y1 और y2 की कांस्टेंट के साथ हम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम जब निकालेंगे, अगर हमारे पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम निकालेंगे सबसे पहले y1 y2। तो yp का होगा माइनस वाई वन इंटीग्रेशन वाई टू एक्स बी एक्स अपान ए नॉट एक्स प्लस, ये हमारा रॉन्क्सकियन दिया हुआ है। रॉन्क्सकियन जो हमारे पास सोल्यूशन होंगे y1 y2 y1 डैश y2 डैश का w, ठीक है ना। रॉन्क्सकियन सब पहले यूनिट में बताया जा चुका है, यूनिट नंबर 10 में। फिर ऐसे ही y2 की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारा व्यापक हल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और यहाँ देखिए, अगर इन्होंने कहा कि y1 और y2 अचर या चर गुणांक वाले समीकरण के रूप में हो तो असमघात द्वितीय कोटि के का समीकरण। ठीक, इन्होंने कहा असमघात, वही चीज लिखी हुई है। अभी यहाँ पे लिखा है yp x इज इक्वल टू c1 u1 x प्लस c2 u2 x, तो u1 इज इक्वल टू माइनस बी एक्स वाई टू एक्स अपान रॉन्क्सकियन, और y2 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू बी एक्स वाई वन एक्स w y1 y2। ठीक, y2 के लिए y1 है u2 के पॉइंट पे। अगर हम पिछले उसमें देखें तो यहाँ भी कुछ ऐसी टाइप से लिखा है y1 बी एक्स ए नॉट एक्स w y1 y2। ठीक, और ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन। और रॉन्क्सकियन यही है, रॉन्क्सकियन ये देखिए w y1 y2 y1 y2 y1 डैश y2 डैश, और ये हमारा रॉन्क्सकियन हो गया y1 y2 के नॉट इक्वल टू 0 होता है सोल्यूशन के लिए। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है, अब अवकल समीकरण प्राचल विधि से करने। देखिए अभी चर और अचर दोनों के लिए बात कही गई, तो ये अचर के लिए है, तो यहाँ पे व्यापक हल में जाएंगे। तो पहले तो हम अब इसको m जब वैल्यू निकाली तो हमारे पास c1x की वैल्यू आ गई cos x और c2 की आ गई sin x, मिल गई ना, क्योंकि हमने कहा था ऑक्सिलरी से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑक्सिलरी से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सी एफ इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये देखिए मिला। इसको हमने y1 मान लिया और इसको y2 मान लिया। अब y1 y2 मानने के बाद हमको yp निकालना है, yp क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अब हमको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब yp के लिए जो हमने c1 और c2 था उसको हमने मान लिया कि फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ है। तो yp इज इक्वल टू जो हमारा c1 था उसे u1x प्लस u2x sin x मान लिया। अब चूंकि अगर ये हमने सोल्यूशन माना है तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करने से कुछ इस टाइप से चीजें आएंगी। तो अब इसमें जहां भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, अगर उसके कॉम्बिनेशन को हम जीरो कह दें, उसके कॉम्बिनेशन को हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे, इसको हम जीरो कहेंगे, फिर इसका हल भी करेंगे। तो हम इसको जीरो करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रथम सहायक प्रतिबंध। एक हमने कहा इस कंडीशन के साथ ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर ये हमारा जीरो हो गया तो अब हमने क्या कहा कि yp हमारा मिल चुका था, ये yp हो गया माइनस c1x माइनस u1x sin x प्लस u2x cos x u2x cos x हो गया। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u1x cos x sin x का cos x माइनस u2x और cos x का sin x, ये हमारा हो गया।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें क्या मिला कि ये क्या लिखा हुआ है, c1x cos x, सॉरी माइनस u1x cos x माइनस u2x sin x। यहाँ पे लिखा है yp इज इक्वल टू u1x cos x u2x sin x, यही चीज लिखी हुई है। अगर यहाँ पे हम yp लिख दे तो माइनस yp तो आ गया d2yp अपॉन dx स्क्वायर, हो गया ना, d2yp अपॉन dx स्क्वायर प्लस yp इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स du1x du1 अपॉन dx प्लस cos x du2 बाई dx। ध्यान से देखिए, इसको हम yp करेंगे और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू इधर बचा। अब इक्वेशन नंबर 28 और हमारी इनिशियल इक्वेशन देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये हमारा यही हो गया, क्योंकि हमने yp को सोल्यूशन माना तो लेफ्ट साइड तो हमारा इसके जैसा हो गया, राइट साइड में इधर sec x आ रहा है और इधर आ रहा है हमारा माइनस साइन एक्स डी यू वन डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी यू टू बाई एक्स आ रहा है ना। तो अब क्या करें कि ये जो इनिशियल इक्वेशन थी उसका सेक एक्स इसके बराबर हम कर दें तो हमारा दूसरा प्रतिबंध बन जाएगा। तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया। ये देखिए माइनस साइन एक्स डी यू वन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी टू यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब दूसरा प्रतिबंध, एक पहला प्रतिबंध निकाला था जब पहली बार डिफरेंशिएट किया था, वहां भी डेरिवेटिव का टर्म्स आया था, इक्वल टू जीरो किया था। हमारे पास दो प्रतिबंध हो गए और डी यू वन बाई डी एक्स और डी यू टू बाई डी एक्स के लिए दो, अब दो अननोन, दो इक्वेशंस हो गई। हम इसको सॉल्व करेंगे डी यू वन बक्स डी यू एन अपॉन डी एक्स एंड डी यू टू बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो डी यू वन बाई डी एक्स एंड डी यू टू बाई डी एक्स हमें इक्वेशन नंबर 29 और इक्वेशन नंबर 27 जो कि ये है इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें इसका हल मिल जाएगा। ठीक है, हमें u1x और u2x की वैल्यू मिल गई। अब अगर u1x और u2x की वैल्यू मिल गई, जो कि हमने एज्यूम भी की थी, हमने un(x) और u2x को ही मानते हुए सोल्यूशन माना था, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें ypx मिल जाएगा। ठीक, ypx मिल गया तो हम कंप्लीट सोल्यूशन पे चले जाएंगे। ypx हमने रख दिया, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी प्राचल विचरण विधि से हमें करना है। प्राचल विचरण सबसे पहले तो उधर कांस्टेंट से हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना आसान है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, हो गया। अब देखो, अगर यहाँ प्राचल विचरण विधि ना बोलते हैं तो जो हमारी पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था e की पावर 2x को हम a e की पावर 2x का सोल्यूशन yp मान के सोल्यूशन निकाल सकते थे, बट स्पेशली इन्होंने प्राचल विचरण विधि बोली गई है। तो प्राचल विचरण विधि एक्चुअली ये चर और अचर दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में अचर ही है तो अचर होने की वजह से हम पुराना मेथड भी लगा सकते हैं, बट हम इसको पूरी तरह से चर मानते हुए पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जब सोल्यूशन निकाला तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 वैल्यू मिली, y1 y2 y3। अब अगर y1 y2 y3 मिली है तो इसका रॉन्स्कियन भी निकालेंगे तो हमें y1 y2 y3 के टर्म्स में मिलेगा। दो बार डिफरेंशिएट होना चाहिए और ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल हैं तो डिफरेंशिएबल हैं, हो जाएगा। तो हमने कहा कि रैखिकता स्वतंत्र हल है, पूरक फलन निम्न है, तो ये इसका हमने मान लिया। अब जो ये c1 c2 c3 कांस्टेंट आए हैं यहाँ से, अगर हमने कहा कि इसको हम u1 u2 u3 मान लें फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल मान सकते हैं, हमने मान भी लिया। हमने माना, फिर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट करने पर जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स आए हैं उसको हमने इक्वल टू जीरो कर लिया, पहला प्रतिबंध बनाया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, वहां भी जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स आए उसको भी इक्वल टू जीरो किया और उसको दूसरा प्रतिबंध बनाया। अब हम तीसरी बार जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो हमने डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स आए हैं उसके लिए हमने सॉल्व किया। तो हमारी जो इनिशियल इक्वेशन बन रही थी हमारी डेरिवेटिव वाली, सारी वैल्यू रखने पर इक्वल टू 2x, ये हमारा तृतीय प्रतिबंध बन गया। इन तीनों प्रतिबंध को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें y1 डैश y2 डैश सॉरी u1 डैश, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ u1 और u2 में, तो u1 डैश u2 डैश और u3 डैश मिलेंगे। u1 डैश u2 डैश और u3 डैश, ये तीनों प्रतिबंध जो हमने निकाल रखे हैं इससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें u1 डैश u2 डैश और u3 डैश का एक रिलेशन मिलेगा। वहां से हम u1 u2 u3 की वैल्यू निकालेंगे और u1 u2 u3 की वैल्यू yp में रख देंगे, जिससे हमें yp की वैल्यू मिल जाएगी और yc हमको पता है, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक, इसी तरह से ये अब देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिला ये हमारा थोड़ा मिला एक अचर में, चर में मिला, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स की पावर 1/2। तो इसका व्यापक हल हमें करना है, तो इसे हम जो लवकड़ विधि थी कोटि उससे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि y1 को x मान ले। ठीक, यहाँ पे क्या है कि y1 इज इक्वल टू एक संगत समघात समीकरण का एक हल है, संगत समघात समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ समीकरण ये हमारे पास दिया है, y इज इक्वल टू एक्स वी एक्स मान लिया। अब अगर y इज इक्वल टू एक्स वी एक्स माना है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे,
सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज को एज्यूम करेंगे ये इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स वी एक्स माना है तो इसको हमने पूरा सेटिस्फाई कराया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब ये अगर ध्यान से इक्वेशन देखिए तो ये हमारी यही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, ठीक। और इसमें वी डैश वाला एक्स के साथ हमारा 1/x है, ठीक। ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा हमने रिड्यूस कर लिया। अब देखिए ये हम करने के बाद इसको लीनियर फैक्टर में लेके जाएंगे, ठीक है। लीनियर फैक्टर बनाने के लिए रैखिक अवकल समीकरण है, समाकल गुणांक निकालेंगे। समाकल गुणांक निकालने के लिए जो भी हमारा ये डेरिवेटिव होता है ये वाला वी डैश, ठीक। वी डैश के साथ हमने जब पहला रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा था वहां था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग क्यू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो था उसे हमने कह दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव सिंगल। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्यूशन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करते थे उसी से निकालेंगे, बट वहां हमको वाई मिलता था, यहाँ हमको वी डैश का वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हमको वी डैश की मिल गई, वी डैश की मिलने से हम इसको दोबारा हमने अवकलित कर समाकलित कर लिया तो हमें v1 मिल गया। अब v1 मिलने से v1 और y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी निकाला, वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारा y जो हमने निकाला था वो हमें इसका सोल्यूशन मिल गया, विशेष हल हो गया, ठीक। अब विशेष हल हो गया है तो आगे इसके y p हमको मिल गया। अब हम आगे की वैल्यू कर निकालेंगे y, अब उसको रखेंगे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए, ठीक, अब जो एक्स स्क्वायर से दूसरी तरीके से इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये हमारा मिल गया। अब a1 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/x, a2x की वैल्यू 1/x स्क्वायर हो गई। अब जब ये हो गई तो जो सबसे पहले हमने अभी मेथड पढ़ा था y2x निकालने और y1x निकालने के लिए, तो y1 और y2x से y2x इज इक्वल टू y1 इंटीग्रेटिंग e की पावर x माइनस a1x dx अपॉन y1 स्क्वायर, तो जिससे हमें वैल्यू मिल गई x ln x। अब इस x ln x की जब वैल्यू हम रखते हैं यहाँ से y1x तो हमें ypx की वैल्यू भी हम इसी 64 से निकालने के लिए जाते हैं, ठीक। ypx हमें मिल गया, y1 से मिला, ये हमारी वैल्यू मिल गई इंटीग्रेटिंग bx y1x। ये मैंने फार्मूला सबसे पहले बता चुका हूँ, उसी फार्मूले का यूज करके हम ypx की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी व्यापक हल चाहिए। व्यापक हल का मतलब है हमें इधर का, और देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल टू 0 हो गया है और बोला गया है ये इसका सोल्यूशन है। y1 हमको दे दिया गया है, y2 की वैल्यू निकालनी होगी और फिर कंबाइंड करना होगा व्यापक हल के लिए। व्यापक हल यही तो हुआ, y1 मिला, y2 को साथ कंबाइंड करेंगे तो व्यापक हल मिलेगा। यही है अवकल समीकरण व्यापक हल ज्ञात की, जबकि दिया हुआ फलन yx इस समीकरण का एक हल है तो दूसरा हल तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा जब इसको हमने लिखा तो y2 इज इक्वल टू y1x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस dx अपान x, ये हमारा ये लिखा हुआ है माइनस dx अपान dx एंड स्क्वायर dx, क्योंकि ये क्या होता था ax होता था। ये हमारा y1 हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमको मिल गई, देखिए y2 की वैल्यू हमको क्या मिली माइनस cos x अपान रूट x, ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, हमें y2 की वैल्यू से हमें व्यापक समीकरण मिल गया। अब हम आयलर की बात करें तो आयलर में क्या होता है कि n कोटि की आयलर समीकरण का व्यापक हल, इसमें अब जो nth कोटि की होगी, अगर डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर n है तो यहाँ पे x की पावर n होगा। अगर ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, देखिए x लगा हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब होगा तो एक्स क्यूब होगा, ठीक। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है x का उतने ही पावर में मल्टीप्लाई किया था उसी गुणांक में, इसे हम आयलर समीकरण बोलते हैं। और ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारे सारे a1 a2 an हमारे अब कांस्टेंट के रूप में यहाँ लगे होते हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ये देखिए कि हम पहले इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने में हमने x बराबर e की पावर z ले लिया। अब जैसे x क्यूब था, x क्यूब देखिए आइलर इक्वेशन फॉर्म में है, x क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 18 वाई इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू e की पावर z लिया, z इज इक्वल टू ln x हो गया। अब x इज इक्वल टू ln x, z इज इक्वल टू ln x हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम देखिए y बाई में चलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x डी वाई बाई डी जेड हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से करेंगे 1/x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे डी थ्री का किया, अब डी वाई बाई डी एक्स डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ गया। इसको ध्यान से देखिए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी जेड एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ब्रैकेट वाला आ गया, ऐसे ही एक्स क्यूब के लिए आ गया। अब ये सारी वैल्यू जो हम रखेंगे इसमें वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें एक डी वाई बाई डी जेड में एक रिलेशन मिलेगा। डी वाई बाई डी जेड में हमें एक रिलेशन मिला, हमने सॉल्व कर ली। अब ये हमारा देखिए तो
हमने चर से अचर में कन्वर्ट कर लिया। हमारी जो इक्वेशन थी x बराबर e की पावर z मान के, जो चर में इक्वेशन दी हुई थी आयलर इक्वेशन, उसे हमने अचर में कन्वर्ट करके CF निकाल लिया। अब इक्वल टू चूंकि 0 है राइट साइड में, तो हमारा CF ही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब जो ये वैल्यू मिलेगी वो z में मिलेगी, y इज इक्वल टू जेड के फॉर्म में। देखिए 2e c1 e की पावर माइनस 2z। अब z की वैल्यू हमें, जो हमने x बराबर e की पावर z रखा था, वहां से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो z बराबर ln x हो गया। तो हमें इसका सोल्यूशन ये मिल गया। ठीक, अब लास्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं इस की अवकल संकारक विधि से। अवकल संकारक विधि की हम जो लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कुछ अलग टाइप के मेथड पढ़ने हैं, जहाँ पे अचर गुणांक, हमने कहा कि अवकल संकारक, अचर गुणांकों वाले कोटि n के एक रैखिक असमघात अवकल समीकरण, अर्थात a नॉट y की पावर n, इस तरह की इक्वेशन हमारे पास होगी। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, जहाँ पे मैंने कहा था bx इक्वल टू 0 होगा, तो b ये हमारी समघात और रैखिक अवकल समीकरण होगी। अब इन्होंने रैखिक असमघात की बात करी ही है, तो bx हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और nth कोटि के लिए कहा गया है a नॉट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक, यहाँ के केस में हम जब आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है। इसको हमने कहा कि y हमने कॉमन ले लिया, जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स ये हमारे सारे के सारे कांस्टेंट हैं, a0 a1 a2 अचर हैं, ये हमने सारे कॉमन ले लिए, तो y वाला एक कॉमन हो गया, तो इसे हमने LD मान लिया, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर हम देखें ये पूरा, हम जैसे ये लिखा हुआ है ना, a0 dn प्लस a1 d की पावर n-1 a2 d n-1 an, इसको अगर हमने LD कर दिया कि L फंक्शन ऑफ D, फंक्शन ऑफ D तो बोल ही सकते हैं कि पॉलिनोमियल D में एक देखे तो एक D में एक पॉलिनोमियल जैसा लिखा हुआ है, LD हमने मान लिया, तो LD y इज इक्वल टू bx हो गया, LD y इज इक्वल टू bx हो। ठीक है, अब LD y इज इक्वल टू bx, तो y की वैल्यू तो हमको निकालनी है क्योंकि सोल्यूशन तो y पे, तो y इज इक्वल टू 1 LD bx हो गया। मतलब अगर हम LD ऑपरेटर जो इधर लगा हुआ है इसका इनवर्स लगा दें, तो हमें bx y की वैल्यू मिल जाएगी। यही तो हुआ। ये देखिए, अब हमने कहा कि डी बाई डी एक्स को हमने तो करते हैं, अवकल समय हमारा ऑपरेटर हो गया। अगर ये हमारा अगर हम कर दें, तो हमें एल डी लागू करने पर हमें बी की वैल्यू इनवर्स हो गया, इनवर्स संकारक ऑपरेटर लगा दिया, तो हमें वाई इज इक्वल की वैल्यू मिल जाएगी। जिसके लिए देखिए अभी हम कुछ नियम बताते हैं आपको। एक यह है कि अगर एल डी वाई इज इक्वल टू बी वन एक्स और एल डी वाई इज इक्वल टू बी टू एक्स, एल डी वाई इज इक्वल टू बी थ्री एक्स है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एम मिल जाएगा, जिसे हम बी वन बी टू बी से कहते हैं। अब स्पेशली आपको ये फार्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर हमने कहा कि एल डी वाई ऑपरेटर ई की पावर ए एक्स और वाई है, ठीक है ना, ई की पावर ए एक्स और वाई है, तो उसे हम करेंगे ई की पावर ए एक्स एल डी ए प्लस ए वाई। ठीक है, अगर कुछ हमारा इस टाइप से इक्वेशन बन के आ रही है कि d माइनस, ये कैसे, जब हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं उस केस में d माइनस एम वन डी माइनस एम टू डी माइनस एम एन के फॉर्म में है, तो हम e की पावर एम एन एक्स, ई की पावर एम एन माइनस वन एम एक्स और एम टू एक्स, ये हमारा कई इंटीग्रेट करके हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर डी बाई ए बी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी एक्स हमारा जो असमघात बना रहा था पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, और डी माइनस ए है, तो जो माइनस ए है इसे हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे ई की पावर एल ए एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स बी एक्स को उठा के इंटीग्रेट कर देंगे। हमें सारा काम बी एक्स के लिए ही करना है, लेकिन हम इस पे डिपेंड करेगा हमारा एल डी ऑपरेटर कैसा है। जैसे यहाँ पे दिया 1 एल डी ई की पावर ए एक्स है, अगर ये एल डी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ए रखें, जो हमारा एक्सपोनेंशियल में एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो डी से रिप्लेस करें, वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर इक्वल टू जीरो हो गया, अब देखिए अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया, जैसे हमने रखा फाई ये एल डी हमारा है, एल डी को उन्होंने कह दिया कि डी माइनस ए की पावर पी ऑफ फाई डी है। अगर हमने अब यहाँ पे ए रख दिया, तो ए का मतलब तो जीरो हो जाएगा, तो अगर एल डी हमारा जीरो हो रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, फाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा नीचे आएगा। तो हमने क्या किया कि e की पावर एक्स एज इट इज रखा, ठीक, फाई ए कर दिया, इसको जो था d माइनस ए की पावर p, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, जैसे हमारा इंटीग्रेशन होता है x की पावर p अपान फैक्टोरियल p, तो फैक्टोरियल p हो गया। ऐसे ही cos bx प्लस डी, इस तरह का अगर फंक्शन हो, डेरिवेटिव हो, तो हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल, डी स्क्वायर को माइनस ए, ये कॉस के लिए हो या साइन के लिए हो, हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और जिसमें हो फाइव माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइव माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें ये जो ऑपरेटर मिल रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हमारा इस टाइप से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, सपोज ये देखिए
माइनस नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे ये 5d² है तो यहाँ पे लिखा है d² प्लस a² p साई d², ठीक। तो अगर हम यहाँ पे d² को माइनस a² से रिप्लेस करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, cos px करेंगे और जो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी d² प्लस a² 5d² है, तो जो हम जितना पार्ट हमारा 0 नहीं होगा उसको हम रखेंगे और बाकी को हम इस मेथड से करेंगे और हमारा इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, जैसे हमारे पास दिया है d² 5d प्लस 6, हम यहाँ पे विशेष हल बोला गया तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है। तो yp अब e की पावर 3x है तो हमने d-3 d-2 किया। अब अगर हमने 3 रखा तो ये हमारा क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया विशेष हल के लिए, हम यहाँ तक जाएंगे। फिर आगे देखिए, आगे जब हम जाएंगे e की पावर 3x, ठीक। अब ये तो हमारा 0 अगर 3 रखें तो होगा, ये नहीं होगा, तो हम सीधे e की पावर 2x को करने के लिए e की पावर 2x अंदर लेते हैं, e की पावर माइनस 2x, e की पावर x को हम हल कर देते हैं। तो हम इसे करते हैं तो ये मिलता है e की पावर 3x। अब e की पावर 3x को जो दोबारा करते हैं वही चीज़ है, d माइनस अल्फा दिया था, e की पावर अल्फा x दिया था, इंटीग्रेट करते थे e की पावर 3x, ये वाला 3 यहाँ आ गया और निगेटिव है, अंदर जाके फिर से निगेटिव हो गया, e की पावर 3x 1 आ गया, इंटीग्रेट किया x e की पावर 3x। ये सारा फार्मूले से ही होगा। अभी आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है, बट अगर आपके फार्मूले यहाँ पे आपको पता होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे e की पावर x का फिर से हम कर रहे हैं, लेकिन अब d-1 का होल स्क्वायर है, d+1 का होल विशेष समाकल हल ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि ये पावर 4 में है नीचे, इसको हम अलग अलग करेंगे जितना कर सकते हैं। हमने किया अलग तो सबके साथ लेके गए 1 माइनस डी ई की पावर x ई एक्स, ये सारी अलग अलग कर ली। अब इसके लिए हम जब करने गए तो वही हमारा है कि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स करेंगे तो अंदर 1 आ जाएगा। ये देखिए अंदर 1 बन गया, e की पावर एक्स 1 आने से जो वैल्यू आएगी वो आ गई x e की पावर x। यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वही प्रोसेस हम 2 बार करेंगे, जो यहाँ पे 1 बार वो यहाँ 2 बार करेंगे, यहाँ पे सिंगल 1 बार करनी है, यहाँ पे वही प्रोसेस हमें 2 बार 2 डबल इंटीग्रेट करना है। जो वैल्यू आई हमारे पास वो ये हो गई इसका विशेष हल, ठीक। इसी तरह से अगला समीकरण है कि अवकल समीकरण d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू sec² x को हल कीजिए। यहाँ d² प्लस y इज इक्वल टू sec² x m², ये हमारी वैल्यू CF। अब इसके हमने CF निकाल लिया, CF निकालने के बाद yp 1/d² प्लस sec x। अब ये देखिए sec² x है, तो sec² x के लिए या तो एक हमारे पास तरीका है कि इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, जो उसमें फार्मूला दिया था cos ax के लिए और sin ax के लिए दिया था, फिर cos के लिए जो हमारा cos फंक्शन है उसके d² से रिप्लेस करें। अगर हम नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए sec² x को हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर में ब्रेक किया, जो मिला उसे एक्सपोनेंशियल से जो हमारा d की पावर 1 माइनस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट था हमने 2 में ब्रेक किया, तो हो गया d की पावर आई एक्स ई की पावर माइनस आई एक्स sec² x dx, माइनस यहाँ पे प्लस में था तो माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा कुछ जो e की पावर x cos x और sin x में जो हमने ओपन कर लिया, sec² कर लिया, पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ हमारा इस टाइप का आंसर आया, ठीक है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे हमारा sec² लिखा हुआ है, sec² को अगर हम 1/cos² में करें और पूरे सिस्टम को ऐसे सेट करें कि ये cos या sin में पहुंच जाए, हो सकता है, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम उससे भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और ये हमारे इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, जैसे e की पावर 2x दिया हुआ है तो ये तो आपको दिख रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने CF निकाल लिया, CF के बराबर e की पावर 2x निकालने गए तो यहाँ पे चूंकि e की पावर 2x इसका सम नहीं है, अभी हमने कहा था अगर ये 0 हो रहा था तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करना। अब देखिए 2x e की पावर 2x है और इधर हमारा इसका रूट नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसमें 2 रख देंगे और इसके हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर जो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है फंक्शन की वैल्यू रखने से तो हमारा सोल्यूशन डायरेक्ट हो गया। अगर हो रहा होता तो जैसे हमने इंटीग्रेट किया था कि e की पावर माइनस अल्फा एक्स लेके और इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स e की पावर 2x लेके उसी तरह से करना पड़ता, ठीक। अब ये अवकल समीकरण हमारा d की पावर 4 प्लस 10d² y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3। तो विशेष हल इसका जब निकालने गए हम तो इसके लिए देखिए वही प्रोसेस है कि यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो अल्फा एक्स, इसको हम क्या बोला ax है ना, तो d² को माइनस a² से रिप्लेस करना था, यहाँ पे डबल d² कर दिया, यहाँ d² का जब इससे रिप्लेस किया तो आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। और खास बात ये है कि जब हम इसकी वैल्यू रखें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
तो डी स्क्वायर को माइनस टू स्क्वायर मतलब माइनस फोर से रिप्लेस करेंगे। डी स्क्वायर को माइनस फोर से रिप्लेस किया और ये देखिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हमारा सोल्यूशन ये हो गया। अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता तो हम एक्स की पावर पी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते। अगला इक्वेशन देखिए हमारी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में पहले तो देखिए हमने क्या किया इसको कि वन माइनस डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वन अपॉन डी की पावर फोर कर लिया। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल हो रहा था तो वन माइनस डी की पावर फोर कर लिया। फिर यहाँ पे इन्वर्स हम लगाएंगे वन माइनस डी, तो हमने इसको सॉल्व किया कि एक बार हमने एज इज इज रखा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारी वैल्यू ये कुछ आई, इस टाइप से आई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि वन अपॉन डी की पावर फोर डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में ले आए तो वन माइनस डी की पावर फोर इन्वर्स हो गया। इसे बाइनोमियल थ्योरम होती है, उसे हम यूज करके हमने इसको ओपन किया। अब डी की पावर फोर तक तो ठीक है, डी की पावर एट को अगर हम इसमें लगाएंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, फोर तक तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे डी की पावर एट से, वन माइनस डी की पावर फोर इस पे अप्लाई करेंगे तो वन तो अप्लाई करने पे एज इट इज आ जाएगा, डी की पावर फोर अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी, बस बाकी सारे आगे के जीरो आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, ऐसे ही अगला समीकरण ये भी है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हमने, सी एफ मिल गया। सी एफ मिलने के बाद अब एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स का है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमने इसको दोनों को ब्रेक किया। अब जैसे अभी ये क्वेश्चन था ई की पावर एल्फा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर था तो डी प्लस एल्फा करना होता था। तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर ई की पावर थ्री एक्स है तो डी प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू, ऐसे ही इसमें हमने किया वही फार्मूला लगा के। तो अब इसको ओपन किया, फिर एक्स स्क्वायर के लिए पॉलिनोमियल को ओपन किया, यहाँ पे कॉस का डी स्क्वायर वाला टर्म्स यूज किया तो डी स्क्वायर से हमारा माइनस टू स्क्वायर से जीरो होगा नहीं, फिर जो बचेगा टू डी, इसको भी हम डी स्क्वायर बना लेंगे। तो आगे भी हमने क्या किया, इसको जो बाकी बचा था उसको टू डी माइनस वन टू डी प्लस वन से करके हमने डी स्क्वायर बना के इसका सोल्यूशन निकाला। तो ये हमें ये पूरी प्रोसेस जो है जो दिख रही है आपको, ये पूरे फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूले अच्छे से पता होंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट और ये लेक्चर खत्म हो गया। धन्यवाद।